जय श्री कृष्णा। आप सभी को स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद सोनिया में, जहां हम हर एक टॉपिक डिटेल में कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो टॉपिक्स हमने किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और अगर नहीं समझ में आ रहे या आप चाहते हैं कि मैं अपने समझाने के तरीके में कुछ चेंजेस करूं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपनी तरफ से उस टॉपिक को बहुत डिटेल में जाकर, जहां कुछ भी ना छूटे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, ट्राई कर रही हूँ कि सब कुछ कवर कर सकें। और फिर ये सारे टॉपिक्स हो जाने के बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ करेंगे, जिसमें जो कुछ भी बचा कुचा होगा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे चैनल पर लोग आना शुरू हुए हैं, आप सबकी मेहरबानी है, दुआएं हैं। थैंक यू सो मच। मैं हमेशा याद रखूँगी, अपना डेडिकेशन हमेशा आप सबको देती रहूँगी। कोशिश करूँगी कि अपना 100% दे सकूँ, और आपसे भी उम्मीद करूँगी कि आप मेरे इस चैनल को ग्रो करने में मेरी और मदद कीजिए, ताकि घर पर रहकर बच्चों को संभालते हुए मैं अपनी इस एजुकेशन का कुछ सदुपयोग कर सकूँ। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिक थ्योरी। बेसिकली अगर मैं इस थ्योरी के बारे में बात करूं, तो ये सेक्सुअल डिज़ायर को लेकर के बनाई हुई एक थ्योरी है, जिसमें एक बच्चे से लेकर के उसके बड़े होने तक सेक्सुअल डिज़ायर्स जो होती है वो कितने कितने पार्ट्स के अंदर बटी हुई होती है, उसको किस तरीके से एनालिटिक किया जाता है, ये सब कुछ फ्रूड साहब ने बताया। बेसिकली हर साइंटिस्ट का हर बच्चे को जज करने का अपना तरीका होता है। यह तो अभी तक आप समझ ही चुके हैं कि हर एक साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से बच्चे को जज किया और अपनी थ्योरीज दी। उनमें से ये थ्योरी काफ़ी फेमस हुई थी। एक तो टॉपिक ऐसा था कि जिसमें अभी तक किसी भी साइंटिस्ट ने इस तरीके से बच्चे के बारे में सोचने की कोशिश ही नहीं की। खैर, हम लोग भी नहीं सोच सकते, लेकिन ये साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने बच्चे की जो अर्ज है, उसकी जो नीड है, जब एक बच्चा समझता भी नहीं है कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उसको इस तरह की थ्योरी के अंदर सॉरी इंडल्ज करने की कोशिश की। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसके एक एक एस्पेक्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली इस थ्योरी को खोजने वाले थे सिगमंड फ्रॉइड, नोन एज साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब एक बच्चे से लेकर एक बड़े होने तक जो पर्सनैलिटी होती है, उसमें किस तरीके की आपकी साइको एक्टिविटीज़ जो हैं वो वर्क करती हैं, उसके बारे में इन्होंने डिटेल के अंदर बताया। इन्होंने एम्फेसाइज किया अनकॉन्शियस माइंड और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को। ऑब्वियस सी बात है, चाइल्डहुड के अंदर अनकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो ज़्यादा डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा होता है, होने के कुछ सालों तक वो नींद ज़्यादा लेता है, और नींद के अंदर जो हमारा माइंड एक्टिव होता है, हमें तो लगता है हम सो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो पूरी रात या फिर जब जब आप सोते हैं, आप उस माइंड को सदुपयोग करते रहते हैं। अब डजेंट मैटर कि वो आप किस तरीके से करते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट में करते हैं या पॉजिटिव एस्पेक्ट में करते हैं। वैसे इसके बारे में एक सीक्रेट बात मैं आपको बताती हूँ, ट्राई करके देखिएगा, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। आई एम डैम श्योर 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो मुझे उसके रिजल्ट्स भी मिले। ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर डिज़ायर पूरी हो, लेकिन वो डिज़ायर्स जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और आपके अर्ज बन जाती हैं, वो पूरी होती हैं। जैसे रात को सोने से पहले कुछ ऐसा सोचें जो आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में पूरा हो। देखो, डिपेंड आप पर करता है कि आप पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं। तो कुछ ऐसा सोचें हैं जो अपनी लाइफ में आप पाना चाहते हैं, डिज़ायर करें, और उसको कंटिन्यू सोचें। जो लास्ट थॉट आप अपने माइंड के अंदर सोचकर
सोएंगे वो कॉन्शियस माइंड में चाहे आप पूरा ना कर सके, लेकिन आप इस ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं उस अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू, जो पूरी रात आपकी उस थॉट पर वर्क करता है। इसीलिए जब आप सुबह उठते हैं तो वो पहली थॉट वही होती है आपके माइंड में जो रात को आप सोचकर सोए होते हैं। मैं थोड़ा सा भटक गई हूँ इस थ्योरी से, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड के बारे में ये बताना जरूरी था, अगर ये आपको काम आ सकती है तो। चलिए, आज गला फिर से थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। जो फ्रूट साहब थे उन्होंने पर्सनैलिटी को, एक बच्चे से लेकर बड़े होने तक की पर्सनैलिटी को 3 मेन भागों में बांटा, इद, ईगो और सुपर ईगो। अब ये क्या चीजें होती हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इड क्या होती है? इड क्या होती है? ये बच्चे के बर्थ के समय प्रेजेंट होती है। बच्चा जब जन्म लेता है उस वक्त इद पर्सनालिटी में होता है। उसकी पर्सनालिटी क्या होती है? इद। इद क्या होता है? वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल्स। अब देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सिगमंड साहब ने हर एक चीज को एक सेक्सुअल डिजायर के साथ में जोड़ा इस थ्योरी में। बर्थ से लेकर बच्चों के बड़े होने तक, जब तक वो अडल्ट नहीं हो जाता तब तक एक सेक्सुअल डिजायर के रूप में इस थ्योरी को जोड़ा। तो जब वो बर्थ में था, जब वो बच्चे का जब जन्म हुआ, तो इद ने क्या काम किया कि बच्चा यहाँ पर प्लेजर किस चीज को लेकर के ले रहा था कि बेबी को भूख लग रही है और वो हंग्री फील कर रहा है, हंग्री फील कर रहा है। इस वक्त उसका जो सेक्सुअल डिजायर था, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, एनल या फिर जो इसके और जो 4 या 5 जो पार्ट्स हैं उनके अंदर हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि यहाँ पर इन्होंने प्लेजर प्रिंसिपल जो लिया था वो क्या लिया था? बाइटिंग करना लिया था। जब बेबी जब बर्थ लेता है और जब वो अपनी जब वो दूध पीता है, जब वो छोटा होता है अपनी मम्मा का दूध पीता है, तो उस वक्त क्या होता है? वो बाइट करता है उसको, तो उसको सेक्सुअल डिजायर यहाँ पर उन्होंने माना। देखिए, ये थ्योरी कुछ इस तरह की है जिसको पढ़ा कुछ इसी तरीके से जा सकता है। सो आई होप सो कि यू डोंट माइंड, ये थ्योरी ही इसी तरीके से बनाई गई है। इसीलिए इस थ्योरी का काफी लोगों ने विरोध भी किया कि एक छोटे बच्चे के माइंड में यह सब कुछ भला कैसे हो सकता है। अब देखो, इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहिए। बच्चे को भूख लगी है तो उसको इमीडिएट दूध चाहिए, उसको इमीडिएट अपनी मम्मा चाहिए। इसको बोला गया कि इसके अंदर वो किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, वो रुकने को तैयार नहीं होता है। अगर वो रो रहा है तो वो कंटिन्यू रोता रहेगा अपनी जिद को पूरा करने के लिए, और हार करके एक मम्मा को ही उसके पास आना पड़ता है उसकी जिद पूरी करने के लिए। तो इसको बोला गया इद। चलिए आगे चलते हैं। ईगो क्या था? अब देखो, ईगो क्या चीज है? जब बच्चा 1 साल से 3 साल के बीच में हो गया तो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करने लगा। 1 से 3 साल का बच्चा थोड़ा समझने लग जाता है। आप उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो, उसे बहलाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो बहल भी जाएगा और समझ भी जाएगा। तो वो इस रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। जैसे आपने बोला कि बेटा आपको भूख लगी है, मुझे 10 मिनट का टाइम दो, मैं खाना बनाकर देती हूँ, तो वो 10 मिनट रुकने के लिए तैयार हो जाएगा। वो रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करेगा, महसूस करेगा और फिर उस डिजायर को कंप्लीट करेगा। इसलिए बैलेंस होता है इद और सुपर ईगो के बीच का, जहाँ ना बच्चा पूरी तरीके से जिद करता है और ना ही अपनी जिद से ऊपर उठ चुका होता है, जो कि सुपर ईगो में आता है। अब इस ईगो को क्या बोला जाता है? एग्जीक्यूटिव ऑफ पर्सनैलिटी, कि वो अपनी पर्सनैलिटी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है। उसके अंदर ईगो है, मेरा काम होना चाहिए। जैसे मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देती हूँ आपको। यहाँ पर तो ये लोग जो ये टाइम बाउंड कर देते हैं ना, मुझे ये चीज़ ना समझ में नहीं आती। बीइंग अ मदर, मैंने ये जो भी एक्सपीरियंस हैं, ये सारी चीज़ें हैं ना, कंटिन्यू किसी ना किसी एज में हम लोग करते ही रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरा बड़ा बेटा 8 साल का है, पार्थ, ठीक है। तो वो जिद कर रहा था, मम्मा मुझे है ना इंक वाला पेन चाहिए, मेरे फ्रेंड लेकर आया है तो मुझे भी सेम चाहिए, ठीक है। उसने मुझे सुबह बोल दिया, मैंने बात सुन ली, मैंने कहा बेटा पेशेंस रखो, जब तुम्हारे स्कूल खुलेंगे तब हम ये पेन ले आएंगे, अभी तो काम भी नहीं आएगा, छुट्टियां शुरू हो गई हैं। तो बोला
ठीक है, उस वक्त वो मान गया। फिर वो दोपहरी में आया, मम्मा पैसे दे दो ना, मैं खुद लेकर के आ जाऊंगा। नहीं माना। मैंने फिर उसको फिर से समझाया, बेटा प्लीज पेशेंस रखो, मैं जब कल छोटे भाई को स्कूल छोड़ने के लिए जाऊंगी तब लेकर के आ जाऊंगी। ठीक है। रात को फिर उसने मुझे दोबारा याद दिलाया, मम्मा प्लीज आप लेकर के आ जाना। सुबह गई तो फिर याद दिलाया। अब इसको आप क्या कहेंगे? ये एक ईगो है। ये एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है, उसमें पेशेंस लेवल है, वो पेशेंस रख रहा है, लेकिन उसकी जो डिजायर है ना वो रुकना नहीं चाहती। वो डिजायर चाहती है कि वो पेन मुझे चाहिए तो अभी चाहिए, आप लाकर दो। मम्मी ने एक टाइम दिया है मजबूर होकर के कि ये मान नहीं रहा है तो जैसे तैसे एक दिन तो निकालूं। तो उस चीज को यहाँ पर मैं ईगो का नाम दूं तो गलत बात नहीं होगी। तो आई होप सो कि यहाँ पर टाइम बाउंडेशन नहीं होना चाहिए कि कोई भी इंसान पर ये एप्लीकेबल हो सकती है, किसी भी एज में ये एप्लीकेबल हो सकती है, बट फ्रूट्स आपके हिसाब से ये 1 से 3 साल के लिए वैलिड है। चलिए आगे चलते हैं। सुपर ईगो क्या होता है? अब देखो, बच्चा जो है वो 4 से 5 साल का हो गया है इस थ्योरी के हिसाब से। वो रिप्रेजेंट कर रहा है मोरालिटी और सोशल वैल्यूज का। बताओ 5 साल का बच्चा सोशल वैल्यूज और मोरालिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा? जैसे कॉन्शियसनेस, सेंस ऑफ गिल्ट, ईगो, आइडल, ये आइडल बिहेवियर। अब इसका क्या मतलब है? गिल्ट का मतलब है कि 4 से 5 साल का बच्चा है, अगर उसे नहा करके वो बाथरूम से बाहर निकला है, उसे अपनी मम्मा चाहिए, गेट बंद होना चाहिए, कोई उसे इस हालत में देख नहीं ले कि उसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, सिर्फ मम्मा अलाउड है, पापा अलाउड है, उसके अलावा तीसरा इंसान अलाउड नहीं है। उसके अंदर एक शर्म पैदा हो जाती है सोसाइटी को लेकर, अपने घर के बड़ों को लेकर, कि ये लोग मुझे ऐसी हालत में देखेंगे तो इनको अच्छा, मुझको अच्छा नहीं लगेगा, मुझे शेम फील होगा। तो शेम वाली जो फीलिंग होती है ना वो सुपर ईगो में आ जाती है, ईगो आ जाती है, पर्सनैलिटी के अंदर वो शो करने लग जाते हैं सोसाइटी के सामने। उसके बाद में आइडियल बिहेवियर करते हैं। आइडियल बिहेवियर कैसे करेंगे? 4 लोग आ गए, हमने उनको बोला बेटा जाओ, बच्चे आपके बड़े आए हैं उनके पैर छू कर आओ, तो अपनी एक अच्छी पर्सनैलिटी दिखाने के लिए वो जाएंगे, उनके पैर छुएंगे। हालांकि ये संस्कार उनके अंदर इंडल्ज किए जाते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद में ना हैबिट हो जाती है उस चीज की, जहाँ पर वो ये शो करते हैं कि देखो आप आए हो तो हम आपके पैर छू रहे हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बड़ों की बात मान रहे हैं, आप कह के बात कर रहे हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो कि सुपर ईगो के अंदर हम रख सकते हैं। आई होप सो कि ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। एक जस्ट दे देती हूँ। इत का मतलब एक बच्चा छोटा सा जन्म लिया, जिद करेगा, भयंकर तरीके से भूख लगी है, भूख के लिए चिल्लाएगा, वो किसी की नहीं सुनेगा। ईगो के अंदर क्या होगा? ईगो में बच्चा थोड़ा सा सेंस रखेगा, थोड़ा सा उसके अंदर समझ आ जाएगी, थोड़ा वेट करना सीख जाएगा। ईद और सुपर ईगो के बीच की बात है। अब सुपर ईगो में बच्चे ने क्या किया? वो सोसाइटी के नॉर्म्स और सोसाइटी को दिखाने के लिए, मोरालिटी के लिए गिल्ट की फीलिंग ले आता है और अपना आइडियल बिहेवियर उन लोगों के सामने शो करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये तीनों पर्सनालिटीज क्लियर हैं आपके सामने। चलिए आगे चलते हैं। मैं बात कर रही थी इसका कि इन्होंने आइसबर्ग थ्योरी जो थी ना, उसके हिसाब से सिगमंड फ्रॉयड ने भी 3 कॉन्शियस माइंड्स के बारे में बताया। पहला कॉन्शियस माइंड होता है, दूसरा प्री कॉन्शियस माइंड होता है और तीसरा अनकॉन्शियस माइंड होता है। अब बताओ कॉन्शियस माइंड क्या होगा? ये कॉन्शियस माइंड ही तो है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं। ये एक जागरूक माइंड है जहाँ आपको होश है, हवास है, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग क्या करेंगे। थॉट्स एंड फीलिंग्स वी आर अवेयर ऑफ एट द प्रेजेंट मोमेंट। इस प्रेजेंट मोमेंट्स में जो थॉट्स चल रही हैं, जो फीलिंग्स चल रही हैं, उसके लिए हम अवेयर हैं। इसको कॉन्शियस माइंड बोला जाता है। अब जैसे मैं किसी के बारे में सोच रही हूँ, थिंकिंग अबाउट वॉट यू आर रीडिंग नाउ, मतलब जैसे आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं या मैं आपको ये थ्योरी पढ़ा रही हूँ, तो आप जब इसे सुन रहे हैं तो आप इसके बारे में सोच रहे हैं। गलती से आंखें बंद कर लीजिए तो जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ वो एक पिक्चर की तरह आपकी आंखों के सामने चलना शुरू होगा। माइंड करके देखिएगा, किसी भी वीडियो को देखिए मत, बस उसको चलता छोड़ दीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आपको लगेगा कि जैसे जैसे कोई सामने वाला इंसान बोल रहा है, एक मूवी क्रिएट हो रही है, और जो मूवी आपका माइंड क्रिएट करेगा ना वो आप ज़्यादा याद रखेंगे बजाय देखने के। ठीक है,
ये हुआ कॉन्शियस माइंड, जहाँ पर आप कॉन्शियस हैं चीज़ों को लेकर के, आप जागरूक हैं चीज़ों को लेकर के, आपके होश में, आपके हवास में, आपके सामने सारी चीज़ें हो रही हैं। इसको बोला जाता है कॉन्शियस माइंड। प्री कॉन्शियस माइंड क्या होता है? प्री कॉन्शियस माइंड वो इंफॉर्मेशन होती है दैट इज नॉट करेंटली इज इन अवेयरनेस बट कैन इजीली बी रिकॉल्ड। जैसे आपके दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ों के स्कीमास होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो पुरानी यादें पुरानी होती जाती हैं। अब मैं याद करने बैठूं, यार स्कूल में मेरे साथ मेरी क्लास में कितने बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे, कम से कम 70-80 बच्चे थे। 2 क्लासेस को कंबाइन करके बिठाया जाता था। मेरे कॉलेज में कितने बच्चे थे, बहुत बच्चे थे, लेकिन मुझे मेरे माइंड में कुछ ही फ्रेंड्स के नाम याद हैं। मैं पूरी क्लास का नाम रिकॉल नहीं कर सकती, इवन मैं चेहरे भी भूल गई हूँ। अब जैसे मेरा मायका जयपुर में है, तो मैंने एमबीए जो है वो जयपुर से किया है, ठीक है। वहाँ पर मेरी फ्रेंड सर्किल रहा करती थी। तो जब मैं अकोला में आई तो मेरे यहाँ पर भी फ्रेंड सर्किल बने, एक आंटी भी मेरी फ्रेंड बनी। तो जब वो हम लोग साथ में कहीं गए थे तो मेरी फ़ोटो उनके पास में थी, तो उन्होंने अपने स्टेटस पर लगाई। तो उनकी कोई जानकार थी जो कि मुझे जानती थी, उसने जब मेरा फ़ोटो देखा तो रिकॉल किया कि यार ये इसे तो मैं जानती हूँ, इसका नाम क्या है? इसका नाम सोनिया है, ये तो मेरे साथ जयपुर में एमबीए कर रही थी, एमबीए किया हुआ है हम लोगों ने साथ में। उसने उन आंटी को बताया, उन आंटी ने मुझे बताया कि सोनिया तुम अर्चना नाम की किसी लड़की को जानती हो। मैं रिकॉल करने लगी कि हो सकता है आंटी मैं फेस देख करके जान जाऊं। ये मेरा प्री कॉन्शियस माइंड है कि मैं उस इंसान को जानती होंगी, लेकिन कुछ समय के लिए मैं भूल गई। अगर मैं उसका फोटो देखूंगी, उसका नाम सुनूंगी तो हो सकता है मैं रिकॉल कर लूं। फिर उन्होंने उसका फोटो मुझे भेजा, मैंने उस फोटो को देखा तो मुझे याद आया, यस यस आंटी, इसका नाम तो अर्चना यादव है, ये मेरी क्लास में ही थी। तो ये मेरा प्री कॉन्शियस माइंड है जो मैं भूल गई थी, और देखने पर मुझे जब याद दिलाया गया तो मेरे स्कीमा में से वो पुरानी याद निकल कर आई। कब की याद है? 2009 9-11 का मेरा बैच था। 2009-11 में मैंने एमबीए किया था, मेरा तब का बैच था। तो ये तब की याद है जो मैंने मेरे स्कीमा में से निकाली, मुझे याद आई। तो इसको बोला जाता है प्री कॉन्शियस माइंड। अब आता है अनकॉन्शियस माइंड। ये पूरा ब्रह्मांड है। आप ये सोच लो, आप अपने माइंड का ओनली 10% हिस्सा जो है वो यूज कर रहे हैं, बाकी का 90% हिस्सा जो है वो आपका सोते हुए जागृत होता है, और वही हिस्सा जो होता है वो अनकॉन्शियस माइंड कहलाता है। ये एक ऐसी अचेतन अवस्था है। आप देखते हैं बड़े बड़े मुनि, ज्ञानी, महर्षि लोग अपने इस अनकॉन्शियस माइंड को जगा देते हैं। अब वो कैसे जगाते हैं, उसके लिए काफ़ी साधनाएं करनी पड़ती हैं, काफ़ी प्रैक्टिसेस लगती हैं जो शायद मुझे भी नहीं आती हैं। लेकिन अगर कोई इंसान उस अनकॉन्शियस माइंड को जगा देता है तो कॉन्शियस चीज़ों की उसकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती। वो ब्रह्मांड का वो हिस्सा बन जाता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तभी तो कहा जाता है कि ये जो ब्रह्मांड है वो आपको वो सब कुछ ला करके देता है जो आप चाहते हैं। तो वो कौन काम करता है? वो आपका अनकॉन्शियस माइंड काम करता है, क्योंकि जब कॉन्शियस फील्ड में आप रहते हैं तो आप ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो कि वेस्ट ऑफ टाइम होती हैं। जो काम आप करते हैं वो टाइम आपके लिए अनकॉन्शियस माइंड में फ्रूटफुल नहीं होता है। तो अनकॉन्शियस माइंड वो होता है जो लार्जेस्ट होता है, मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ माइंड होता है। इट कंटेन्स रिप्रेजेंट मेमोरी, रिप्रेस्ड मेमोरीज, फियर्स, डिजायर्स एंड इंस्टिंक्ट। देखिए यहाँ पर क्या बात हुई, फियर। आप किसी चीज से डरते हैं, वो आपका डर जो है वो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाता है। लाइफ टाइम तक आप उस डर को फॉलो करते हैं क्योंकि आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर वो डर बैठ गया है। आपकी डिज़ायर्स जो होती हैं, बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं जिन्हें हम बता देते हैं, और बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं जो कि हमारे माइंड में छुपी हुई रहती हैं। वो अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं हमारी डिज़ायर, इंस्टिंक्ट, जो हमको, आप बोलते ना यार ये इसका तो सिक्स सेंस बहुत अच्छा काम करता है, जो ये सोचता है वो तुरंत हो जाता है। दिस इज कॉल्ड इंस्टिंक्ट। मतलब आपको वो आते हैं, इंस्टिंक्ट्स आते हैं आपको, मतलब
प्री कॉज आते हैं आपको कि पहले से आपको किसी चीज़ का अंदाज़ा लग जाता है, मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, तो इंट्यूशंस आते हैं आपको, यस इंट्यूशंस आते हैं आपको, जिसमें आपको पहले पता चल जाता है कि यार ये होने वाला है। एक अजीब सी फीलिंग आपको होने लग जाती है उस चीज़ के बारे में। दिस इज कॉल्ड अनकॉन्शियस माइंड का जाग जाना, ठीक है ना। चलिए, अनकॉन्शियस माइंड हो गया। अब चलते हैं आगे कि भाई साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिसकी मैं आपको बात कर रही थी। इन्होंने अपनी इस थ्योरी को कितनी स्टेजेस में बांटा। तो फ्रूड साहब बिलीव करते थे कि पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। अब देखो, इन्होंने जिन स्टेजेस में इसको बांटा है वो सेक्सुअल अर्ज के हिसाब से बांटा गया है। ईच स्टेज फोकस ऑन प्लेजर इन अ डिफरेंट बॉडी एरिया, मतलब बचपन में वो बॉडी एरिया, वो पार्ट अलग होगा जहाँ वो प्लेजर महसूस करता है। जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो वो डिफरेंट तरीके से प्लेजर फील करते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 ऑरल स्टेज है जो 0 से 1 ईयर की है। दूसरी एनल स्टेज है जो 1 से 3 साल की है। फैलिक स्टेज है जो 3 से 6 साल की है। लेटेंसी स्टेज है जो 6 से 12 साल की है। और जेनाइटल स्टेज है जो 12 से अबव आपके लाइफ टाइम तक काम करती है। याद कर लीजिए। अब इसको आप कैसे याद करेंगे, इसका कुछ मियोनिक्स बना लीजिए आप। OAPLG देखो मेरे हिसाब से ऐसे बना सकते हैं कि अपन, ओ अप्पा लग गई, ओ अप्पा लग गई, ओ अप्पा लग गई। ओ से ओ बन गया, अप्पा से AP बन गया, लग गई से LG और ई को आप क्रॉस कर देना, बन गया ना ओ अप्पा लग गई, ठीक है ना। अब चलिए पहला स्टेज शुरू करते हैं, ओरल स्टेज। ओरल स्टेज क्या है, उसमें प्लेजर का जो सेंटर पॉइंट बताया गया है वो माउथ बताया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब बच्चा सकिंग करता है, अपनी मम्मा का दूध पीता है, सकिंग करता है, जब मम्मा उसे फीड कराती है तो उसका जो माउथ है वो प्लेजर सेंटर होता है। उस समय वो बाइट करता है उसको। इफ फिक्सेशन अकर्स, हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, नेल बाइटिंग, ओवर ईटिंग, ठीक है ना। अब बात अगर इसको हम दूसरे तरीके से लिया जाए तो ये हैबिट्स किस तरह की हैं, स्मोकिंग करना, नेल बाइटिंग करना और ओवर ईटिंग करना। समझ में आ गया ये बात, नॉर्मल है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ओरल स्टेज का मतलब मुंह, ओरल किसको बोलते हैं अपन, मुंह को, माउथ को। तो यहाँ पर प्लेजर सेंटर क्या हो गया आपका, माउथ। बच्चा का एज देख लो, 0 से 1 साल की है। अब 0 से 1 साल में वो भाग करके तो कहीं जाएगा नहीं। 0 से 1 साल के बीच में अपना मम्मा का फीडिंग करेगा तो उसका जो माउथ ऑर्गन है वो कहाँ काम आएगा, सकिंग करने में और बाइटिंग करने में। उसकी एक्टिविटीज यही रहेंगी। तो याद भी नहीं करना, जस्ट थॉट लगाइए माइंड में, एज अ टीचर सोचिए, आपको तुरंत चीजें याद हो जाएंगी। अगला चलते हैं एनल स्टेज। अब 1 से 3 साल का बच्चा प्लेजर कहाँ फील करता है, कंट्रोल ऑफ बाउल मूवमेंट्स, टॉयलेट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस एज में बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है कि जब टॉयलेट आएगा तो तुम हमको बताओगे और हम तुमको सुसु कराने के लिए लेके जाएंगे। जनरली आज के टाइम पर तो डाइपर्स होते हैं, तो बच्चे 2-2 3-3 साल तक डाइपर्स पहनते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये एज हमको बताती है कि, तो ये जो सेकंड स्टेज है वो एनल स्टेज है, जिसके अंदर बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। और टॉयलेट ट्रेनिंग के हिसाब से वो देखो, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग के बारे में सुनो, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से और बताऊंगी। ओवरली डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी टू लीनियंट, मैसी और केयरलेस पर्सनैलिटी। अब देखो इसके अंदर 2 चीजें हैं। एक तो क्या होगा कि इस एज के अंदर अगर उस बच्चे को सही टाइम पर टॉयलेट ट्रेनिंग दे दी गई तो वो क्या करेगा, समय पर जाकर अपना टॉयलेट कर लेगा, उसे फील होगा, उसे महसूस होगा और वो टॉयलेट करके आ जाएगा। लेकिन इस टाइम पर अगर आप लीनियंट हो गए, देखो दो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग के बारे में बताया गया है, ध्यान से सुनिए। आगे जाके आप भी पेरेंट्स बनेंगे तो पेरेंट्स तो आप तभी बन जाएंगे जब एज अ टीचर बनेंगे, जब आप इतने सारे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये एक अलग तरीके की फीलिंग है। इसके अंदर ये है कि पेरेंटिंग के अंदर अगर डिसिप्लिन आ गया
तो वो पर्सनैलिटी में सुधार आ जाता है बच्चे की, समय पे वो टॉयलेट करने लग जाता है। लेकिन मैं क्या बोल रही थी कि जैसे आजकल 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 साल के बच्चों को डायपर पहना करके रखते हैं, तो क्या होता है बच्चे के जो सेंसेस होते हैं ना, वो महसूस नहीं कर पाते कि हमें टॉयलेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो डायपर में टॉयलेट कर देते हैं क्योंकि उन्हें डायपर में टॉयलेट करने की आदत होती है, और फिर एकाएक आप उस डायपर को हटाते हो तो उनके कपड़े खराब होते हैं। दिस इज कॉल्ड टू लीनियंट हो जाना। पेरेंटिंग टू लीनियंट का मतलब आपने सही समय पर उस डायपर को नहीं हटाया। 2 साल हद से हद 2 ईयर कंप्लीट होते ही उस डायपर को हटा देना चाहिए। तो यहाँ पर उसको कंट्रोल मिल जाता है टॉयलेट ट्रेनिंग का। ठीक है, आई होप सो कि ये मतलब आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तीसरा चलते हैं फैलिक स्टेज की तरफ। देखो फैलिक स्टेज ना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, ये 3 से 6 साल की है, इसे अच्छे से लर्न करना। और किसी में से क्वेश्चन आए या नहीं आए, फैलिक में से जरूर क्वेश्चन आता है। इसका प्लेजर सेंटर होता है जेनाइटल ऑर्गन। 3 से 6 साल का है बच्चा, इमेजिन करो 3 से 6 साल का है बच्चा, जेनाइटल ऑर्गन्स जो है वो प्लेजर सेंटर्स है। इसमें क्या होता है बच्चे को पता चल जाता है जेंडर डिफरेंसेस के बारे में कि मैं लड़का हूँ और वो लड़की है। क्या होता है आज के टाइम पर तो टॉयलेट्स को डिफरेंट कर दिया गया है कि गर्ल अलग टॉयलेट्स में जाती हैं और बॉयज़ ना अलग टॉयलेट्स के अंदर, अलग अलग टॉयलेट रूम्स बना दिए गए हैं। सेफ्टी रखी जाती है स्कूल्स के अंदर भी, लेकिन फिर भी कितना भी सेफ्टी आप रख लो वो इनफ नहीं होती है। तो क्या होता है ऐसे टाइम पर के उनको दिख जाता है या देख लिया जाता है, वो देखते हैं 3 से 6 साल की उम्र में आते आते, तो उनको पता चल जाता है कि मेरा जेनाइटल पार्ट जो है वो डिफरेंट है और जो है गर्ल का जो जेनाइटल पार्ट होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये डिफरेंसेस जो है उनके माइंड के अंदर क्रिएट होने लग जाता है। इसी को बोला जाता है फैलिक स्टेज। अब इस फैलिक स्टेज के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, इनको याद रखना। एक होती है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इसमें ऑडिपस जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर बताया गया है कि इस टाइम पर 3 से 6 साल के अंदर बॉयज़ जो होते हैं वो अपनी मम्मा से ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। जैसे मेरे दोनों बेटे मुझसे भयानक तरीके से अटैच्ड हैं कि वो मम्मा अगर उनको मिल जाए तो उन्हें दुनिया में भगवान भी नहीं चाहिए, ऐसा हाल अभी तक तो है, आगे जाके क्या होगा भगवान जाने। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स वो आता है जहाँ पर गर्ल्स होती हैं, जिनके गर्ल्स होती हैं वो अपने फादर से ज़्यादा अटैचमेंट फील करती हैं। और फादर्स की तरफ से भी ऐसा होता है कि अगर उनको बेटियां हैं तो वो उनके लिए सेंसेस ज़्यादा फील करते हैं, उनके लिए प्यार ज़्यादा फील करते हैं। और मदर जो होती हैं वो बॉयज़ के लिए ज़्यादा फील करती हैं। चिल्ड्रन बिगेन आइडेंटिफाइंग विद द सेम सेक्स पेरेंट। ठीक है, समझ में आ गया। ये 2 जो वर्ड हैं उनको याद रखना कि ऑडिपस बॉयज, ऑडी से याद रख लो। ऑडी जो है वो कार ज़्यादातर लड़के चलाते हैं, तो ऑडी से याद रख लो कि ऑडी कार जो है वो लड़के चलाते हैं, तो बॉयज़ जो है वो मम्मा की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रिक वाली स्कूटी जो है वो लड़कियां ज़्यादा चलाती हैं, तो याद रख लो कि ये गर्ल्स होंगी जो गर्ल्स फादर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अब लेटेंसी स्टेज आती है जो 6 से 12 साल की होती है। इसमें सेक्सुअल इम्पल्सेस बिकम इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया, 6 से 12 साल का हो गया, पढ़ाई में दिमाग लगने लग गया, खेल कूद में दिमाग लगने लग गया, इन फालतू चीज़ों में अब उसका दिमाग नहीं लगता है, इन सब चीज़ों की तरफ अर्ज नहीं होती है, तो ये सारी चीज़ें इनएक्टिव हो जाती हैं। चिल्ड्रन फोकस करता है अपने स्कूल की तरफ, फ्रेंड्स की तरफ, स्किल्स की तरफ, ये सारी चीज़ें अब उसके लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो ये वाली स्टेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। 12 से अबॉव की जो स्टेज होती है वो जेनाइटल स्टेज कहलाती है, जिसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी बिगेन हो जाती है। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लग जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, डिफरेंट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लव होता है, प्यार होता है और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। खैर उसके बाद शादी होती है तो वो सेक्सुअली डिज़ायर्स भी अपनी पूरी करते हैं। तो इस चीज़ को बताया गया है कि एक हेल्दी अडल्ट रिलेशनशिप भी वो लोग बनाते हैं, तो इसको जेनाइटल स्टेज बोला जाता है। तो इस तरीके से डिफाइन किया गया इन स्टेजेस को। ओ अप्पा लग गई के माध्यम से आप याद कीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है एकदम डिटेल में जाकर समझाने की। चलिए, अब इसकी डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है? टू रिड्यूस द एंजाइटी एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट द ईगो यूजेस डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब इन सब चीज़ों के अंदर डिफेंस आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो ईगो को यहाँ पर यूज़ किया गया है कि ईगो के माध्यम से आप डिफेंस कर सकते हैं। जैसे आपकी ईगो अगर कम हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ों के कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं।
और अगर ईगो अच्छी खासी होती है तो क्या करती है वो, आपकी इद और सुपर ईगो के बीच का जो डिफरेंस है उसको हटा देती है और कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो अच्छे खासे हो जाते हैं। इसी को बोला जाता है कि एंजाइटी को रिड्यूस अगर आपको करना है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना है आपको, तो आपकी जो ईगो है ना उसको आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। ठीक है। अब इसमें रिप्रेशन होता है, पुशिंग पेनफुल थॉट्स इनटू द अनकॉन्शियस माइंड। अब ईगो क्या करती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे मैं मेरे बड़े बेटे का एक एग्जांपल देती हूँ, उसका थोड़ा सा है ना इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ नेचर है। अगर आप उसको कुछ कह दोगे, डांट दोगे, अच्छा खासा सुना दोगे, उस वक्त वो चुपचाप सुन लेगा, लेकिन फिर पता है उसकी आदत क्या है, रात को जब वो सोता है चादर ओढ़ लेता है ऊपर तक और अंदर उस चादर के अंदर रोता रहता है पूरी रात। वो उसका अनकॉन्शियस माइंड उस चीज़ के लिए वर्क करता है, ये मैंने बहुत बार महसूस किया है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं उसको डांटती भी हूँ तो उसके सोने से पहले वो जो इश्यू है वो रिजॉल्व कर लेती हूँ, उसको हंसता खेलता सुलाती हूँ, उसके बाद उसका अनकॉन्शियस माइंड जो है वो उसमें नहीं लगता। तो डिप्रेशन एक बहुत खराब चीज़ होती है जो कभी भी नहीं होनी चाहिए। पेनफुल थॉट्स को हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कैद कर लेती है और वो लाइफ टाइम तक हमको परेशान करती हैं। डिनाइल का मतलब होता है रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रियलिटी। बहुत सारी चीज़ों की रियलिटी ऐसी होती है जो कि हम बड़ों तक के अंदर होती है, जो हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो एक खराब चीज़ होती है। क्योंकि चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना, जैसे एक सामाजिक उदाहरण मैं आपका देना चाहूँगी। देखो, जस्ट लाइक आई एम अ डॉटर इन लॉ, तो डॉटर इन लॉ के लिए एक जो रूल्स होते हैं ना वो अलग होते ही हैं। आप चाहे कितना ही बोलो कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, फलाना ढिमका, ये सब कहने की बातें होती हैं, लेकिन डॉटर इन लॉ के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, अगर जाते बरोबर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपकी लाइफ आसान हो जाती है। डिनाई अगर करोगे तो पूरी लाइफ आप उसी चक्कर में फंसे रहते हो। तो ये एक मैंने एक्टिव एग्जाम्पल दिया है इसका। प्रोजेक्शन मतलब ब्लेमिंग अदर्स फॉर ओन फीलिंग। जैसे मैं मेरी लाइफ में EMRS का एग्जाम पास नहीं कर पाई तो इसके लिए मुझे दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए, मुझे कोशिश करनी चाहिए, हो सकता है आगे मैं दोबारा से पास कर सकूं, आप सबको पढ़ाते पढ़ाते मैं भी कर सकूं। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम हमारी नाकामयाबी का जो ताज है वो किसी और के सर पर पहना देते हैं और फिर लाइफ टाइम उसको ब्लेम करते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। रिग्रेशन तो बहुत ही खतरनाक चीज है। बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जैसे कोई बड़ा बच्चा रिग्रेशन में आ गया है, उसको गुस्सा आ गया है किसी भी चीज से। बहुत सारे लोगों की आदत होती है छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लग जाते हैं, तो लोग उनसे कटना स्टार्ट कर देते हैं, उनसे दूरियां बना लेते हैं, दूर होने लग जाते हैं। तो ये रिग्रेशन एक तरीके से उनको अकेलापन दे देता है, वो अकेले हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। फिर रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है गिविंग लॉजिकल एक्सक्यूजेस फॉर बिहेवियर। किसी भी बिहेवियर के लिए आप ऐसे लॉजिकल एक्सक्यूजेस दे रहे हो, रैशनलाइजेशन कर रहे हो। जैसे है ना, बहुत ही बढ़िया रैशनलाइजेशन का तो उदाहरण है कि अमेरिका के अंदर अभी भी श्वेत नीति जो है ना वो अप्लाई होती है, जहाँ पर जो हमारे जैसे जो गेहुआ रंग के जो इंडियंस होते हैं, इंडियंस का जो कलर होता है उसको आज भी रैशनलाइज किया जाता है, आज भी उनकी हिंदी को रैशनलाइज किया जाता है, बिहेव किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसमें यही बताया गया है कि बच्चे का जो बचपन होता है ना, स्टार्टिंग के जो 5 साल होते हैं वो उसकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उस वक्त आपने अगर उसकी पर्सनालिटी को अच्छे से डेवलप कर दिया तो लाइफ टाइम वो उस चीज़ को फॉलो करता है। इमोशनल डेवलपमेंट शुड बी कंसिडर्ड इन एजुकेशन। इमोशंस हर जगह होते हैं। अगर एक बच्चा अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस करना सीख जाता है, इसका मतलब ये होता है कि वो आगे जाकर के रिप्रेस नहीं करेगा, रिग्रेस नहीं करेगा, डिनायल वाली स्थिति में नहीं आएगा। ठीक है। नॉर्मल चीज़ें हैं, एज अ ओपन माइंड भी आप इनको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगी। जैसे टीचर शुड बी अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस हिडन इमोशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। भाई ऐसा नहीं है कि आप टीचर बन गए और आपको बच्चों के इमोशंस समझ नहीं आ रहे, तो सबसे पहला काम तो आपका यही होगा कि आप उन बच्चों के इमोशंस को समझें, उनके मन के अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। कंपैरिजन ना करें, एक दूसरे को लेकर रैशनलाइजेशन ना करें, उनको रिप्रेस करने की कोशिश नहीं करें। इसीलिए आपको ये सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, ये सारी थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं एक टीचर बनने से पहले, और इन थ्योरीज के एग्जाम्स लिए जाते हैं ताकि आप इसमें पास हो गए। इसका मतलब ये है कि आप बच्चों के साथ में वो सारी चीज़ें नहीं करेंगे जो कि उनके लिए हार्मफुल हो सके। तो गवर्नमेंट भी आजकल काफ़ी
इंटेलिजेंट हो गई है कि उनको किस तरीके का टीचर चाहिए, उसी तरीके की पढ़ाई वो आपसे करवा रही है। अ सपोर्टिव और इमोशनली सेफ एनवायरनमेंट इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इमोशनली आपको बैलेंसेबल होना चाहिए, स्ट्रिक्ट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो सपोर्टिव होना चाहिए। ये एनवायरनमेंट अगर बच्चे को मिलता है तो वो काफ़ी अच्छा होता है। देखिए, ऑल ओवर ये टॉपिक हो चुका है बहुत अच्छे से। तो इसका कंक्लूजन ये है कि फ्रूड ने साइको एनालिटिकल थ्योरी एक्सप्लेन की दैट पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू अनकॉन्शियस प्रोसेस, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इट ईगो एंड सुपर ईगो। क्या बोला है ऑल टोटल कि भाई फ्रूट साहब ने बोला है कि बच्चे की जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है उसके अनकॉन्शियस माइंड में सबसे ज़्यादा होती है, उसके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है, और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो कि इद ईगो और सुपर ईगो के बीच में घूमते रहते हैं उन पर काम करती है। तो देखिए मैंने पूरी कोशिश की है कि सिगमंड फ्रूड की जो थ्योरी है उसको किस तरीके से इलॉबरेट करके मैं आपको डीप से भी डीपली समझा सकूं, और आई होप सो कि मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये थ्योरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी भी हेल्प कीजिए मेरे चैनल को ग्रो करने में, ताकि मैं आप सबके साथ अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर कर पाऊँ। तो अब एक 2-3 टॉपिक अपने और बचे हैं, उनको करने के बाद में अपन क्वेश्चन आंसर्स की जो सीरीज़ करेंगे। ठीक है? चलिए, जय श्री कृष्णा, मिलते हैं अगले वीडियो में।